आज की बात। स्वागत। इस समय हम लोग आज की बात में जो संसार के बौद्ध दार्शनिक हैं, इन बौद्ध दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। हमने पिछली कड़ियों में ये देखा कि किस तरह बौद्ध दर्शन ये अपने अलग अलग अस्तित्व के साथ, यानी कि अपने अपने समझ में भिन्नता रही, लेकिन उनके पास मूल जो आधार रहा वो तथागत के वचनों का रहा, बुद्ध वचनों का रहा। लेकिन दर्शन तो दर्शन है, वो अपने साथ विश्लेषण लेकर आता है और विश्लेषण से वो आगे बढ़ता है। उसका विशदीकरण और उसका परिभाषीकरण, ये दर्शन की खासियत होती है। हम देखते हैं कि जो पहली शताब्दी है, मतलब पहली सदी में जिस तरह से बौद्ध दर्शन विकसित हुआ, इसके साथ महायान भी विकसित होता चला गया। उससे पहले महायान नहीं था, लेकिन महायान विकसित होता चला गया। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि महायान अपने दर्शन के साथ परिभाषित होता चला गया। इस कड़ी में नागार्जुन जो हैं बौद्ध दार्शनिक, इनका योगदान और इनकी भूमिका बहुत बड़ी भूमिका आती है। वैसे अगर हम ये कहें कि नागार्जुन के शून्यवाद के साथ ही महायान का दर्शन भी विकसित होता चला गया, तो ये कोई दो बातें नहीं होगी, बल्कि एक ही होगी। इस शून्यवाद के साथ जो माध्यमिक दर्शन है वो भी इसके साथ आगे बढ़ता चला गया। वैसे मध्यम मार्ग जो है ये तथागत ने स्वयं ही बताया, लेकिन तथागत ने बताया हुआ मध्यम मार्ग और माध्यमिक दार्शनिकों की जो समझ है, जो उनके दर्शन में दिखाई देती है, इसमें थोड़ा अंतर है और इस अंतर को समझेंगे आज की बात में। यह पुस्तक जो हमारे हाथ में है, हमने आपको पिछली कड़ियों में भी बताया है कि यह बड़ा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक, इस शीर्षक के साथ इसकी रचना की है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने। प्रोफेसर साहब का ये एक ऐसा अध्ययन है कि जिस अध्ययन में हम बौद्ध दार्शनिकों की एक पूरी सूची और उनका एक छोटा सा जीवन परिचय इस पुस्तक में पाते हैं। अन्य जगह से जहां माध्यमिक दार्शनिक और इस दर्शन परंपरा से जुड़े हुए जितने भी दार्शनिक हैं, उनकी जानकारी अलग अलग जगह से तो मिलती है, लेकिन इस पुस्तक के द्वारा एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने इकट्ठा की है और उन छात्र छात्राओं के लिए भी ये बड़ी उपयुक्त जानकारी है जो छात्र छात्राएं बौद्ध साहित्य में, बुद्ध दर्शन में, बुद्ध वचनों में अपना शोध अध्ययन कर रहे हैं। तो हम इस दृष्टि से भी, क्योंकि ये ग्रंथ बड़ा अमूल्य है, जो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य का ये अध्ययन है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि इस वक्त उन्होंने ये बौद्ध दार्शनिकों का एक बड़ा अनमोल खजाना ये दुनिया के पास लेकर आए हैं। आज की बात में इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, प्रोफेसर साहब के प्रति बड़ा आभार व्यक्त करते हुए। प्रोफेसर साहब माध्यमिक दार्शनिकों की जो बात कहते हैं, उस बात में वे लिखते हैं कि शून्यवाद के साथ ही बौद्ध दर्शन के इतिहास में महायान युग का प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि महायान का जो युग है, ये महायान का युग ये शून्यवाद के साथ ही आगे बढ़ता है और महायान के बुद्ध धर्म का जो दार्शनिक पक्ष है, उस दार्शनिक पक्ष को हम इसी दर्शन के साथ आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। नागार्जुन का युग दूसरी शताब्दी एक प्रकार से वैचारिक संघर्ष का युग था। तो वैचारिक संघर्ष किस तरह का था? तो इस वक्त अनात्मवाद पर बड़ा संघर्ष चल रहा था, वैचारिक संघर्ष। इस युग में अनिश्वरवाद अपनी पराकाष्ठा पर था, तो दूसरी ओर भारत में ईश्वरवादी दर्शन की ख्याति भी हो रही थी।
यानी दोनों दर्शन, एक ईश्वरवादी दर्शन और दूसरा अनीश्वरवादी दर्शन, ये दोनों पहली शताब्दी से के अंत से इसका एक वैचारिक संघर्ष हमारे यहाँ शुरू हो गया। और फिर ये दर्शन जब आगे बढ़ा तो जिससे प्रतिस्पर्धा आस्तिक दर्शनों के तर्कों का प्रत्युत्तर देकर अपने चिंतन को स्थित रख सकते थे। मतलब अपना चिंतन जो है उसको भी समझाना, और जो आस्तिक दर्शन है, मतलब जिसको हम अभी सामान्य भाषा में ईश्वरवादी दर्शन कह सकते हैं, इस दर्शनों के तर्क का प्रत्युत्तर देना, ये दोनों चीजें इस वक्त में बहुत आयत में दिखाई देती है। शून्यवाद ही मध्यमा प्रतिपदा है। यदि देखें कि शून्यवाद को अगर बिल्कुल सामान्य रूप में समझा जाए तो इसे मध्यमा प्रतिपदा कहा जाएगा, मध्यम मार्ग। अब लेकिन तथागत का जो मध्यम मार्ग है, वो तथागत का मध्यम मार्ग जिसमें उन्होंने उपदेश दिया, वो माध्यमिक मार्ग के मानने वालों का मध्यम मार्ग नहीं था। तो फिर क्या था? तो बुद्ध के मध्यम मार्ग का उपदेश न तो आत्म पीड़ा का मार्ग था और न शारीरिक सुख के विकास का मार्ग। यानी कि तथागत ने यह बात नहीं कही। तथागत कहते हैं कि न तो काया क्लेश होना चाहिए और न ही काम भोग होना चाहिए, बल्कि उसके बीच का रास्ता अपना लो अपना जीवन यापन करने के लिए। ये तो हो गई तथागत बुद्ध की बात। माध्यमिक मत में मध्यम मार्ग का अर्थ है अस्तित्व और अनस्तित्व। माध्यमिक दार्शनिकों का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर उन्होंने अपने दर्शन को आगे बढ़ाया, वे अस्तित्व और अनास्तित्व की बात करते हैं, चिरंतरता और निरंतरता, इस पर वे बात करते हैं। आत्म और अनात्म, इस पर वे बात करते हैं। और इस विषयों के दोनों ही अर्थों को न मानना है। माध्यमिक दार्शनिक जिस बात को लेकर आगे बढ़े, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, ना उन्होंने अस्तित्व को माना और ना अनस्तित्व को माना। मतलब तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आसपास हम अगर जाते हैं तो आप यही देखेंगे कि अस्तित्व को नकारने वाली भी बात नहीं है और अनस्तित्व को भी नकारने वाली बात नहीं है, लेकिन अस्तित्व को स्वीकारने वाली और अनस्तित्व को भी स्वीकारने वाली ऐसी भी बात नहीं है। तो बात क्या है? बात यह है कि चीजें अपना रूप बदलती चलती है, और ये जो रूप बदलने की प्रक्रिया है, इसमें अस्तित्व तो है, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, उस स्थिति में हम पीछे की स्थिति को नकार भी नहीं सकते और वैसी की वैसी उसे वर्तमान में स्वीकार भी नहीं सकते। और यही माध्यमिकों की एक खास बात रही है। तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग नैतिक है, जबकि माध्यमिकों के विचार अध्यात्म शास्त्र के विषय है। माध्यमिक दार्शनिकों ने जो बात रखी वो अध्यात्म से जुड़ी बात है, और तथागत बुद्ध की जो बात है वो नैतिक है, वो मध्यम मार्ग है। वे मॉरलिटी पर बात करते हैं। माध्यमिक आचार्य नागार्जुन ने जो शून्यवादी विचारधारा प्रतिपादित की है, उनकी इस विचारधारा को बाद के अनेक दार्शनिकों ने आगे बढ़ाया, जैसे कि आर्यदेव, जो ईसा की 3य शताब्दी में इनका प्रादुर्भाव होता है, बुद्ध पालित जो ईसा की 5वीं शताब्दी में आते हैं, भाव विवेक जो ये भी ईसा की 5वीं शताब्दी में आते हैं, 6ठी शताब्दी में हमें चंद्र कीर्ति मिलते हैं, और शांति देव जो कि ईसा की 7वीं शताब्दी में आते हैं, और आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान ये 10वीं शताब्दी में हमें इनका प्रादुर्भाव मिलता है। अब ये ईसा की 5वीं शताब्दी के आरंभ में माध्यमिक मत की 2 शाखाएं हो गई। माध्यमिक मत जो नागार्जुन के साथ, आचार्य नागार्जुन के साथ विकसित हुआ, इसकी 2 शाखाएं हो गई, एक तो प्रासंगिक और दूसरी स्वातंत्रिक। प्रासंगिक मत बुद्ध पालित का है, और इस मत में अपनी पुष्टि के लिए तर्क का सहारा लिया जाता है। तर्क ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। वे हर चीज को तर्क की कसौटी पर कस कर देखते हैं। तो बुद्ध पलित ने जिस बात को रखे वो प्रासंगिक मत है, ये भी माध्यमिक मत है।
इसमें ये जो तर्क का सहारा लिया जाता है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु बाह्य एवं विसंगति में परिणति होती है, इन्होंने स्वतंत्र तर्क को नहीं माना। बुद्ध पालित जो है, इन्होंने स्वतंत्र तर्क को नहीं माना। एक प्रकार से नागार्जुन और आर्यदेव की तर्क पद्धति को ही इन्होंने स्वीकार किया है। मतलब नागार्जुन और आर्यदेव जिस बात को प्रतिपादित करते थे, जिस बात को समझाते थे, जिस बात को विश्लेषित करते थे, उसी परंपरा को, उसी तर्क पद्धति को उन्होंने आगे बढ़ाया। स्वातंत्रिक मत जो है ये भाव विवेक द्वारा स्थापित किया गया। तो स्वातंत्रिक मत क्या है? तो इस मत में स्वतंत्र तर्क का आश्रय लिया जाता है। बुद्ध पालित ने जिस तर्क की बात की वो केवल तर्क है, उसमें तर्क लगाया जा रहा है। यहां स्वतंत्र तर्क की बात हो रही है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन दो शाखाएं हैं। माध्यमिक ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि शून्यवाद की स्वतंत्र तर्कों से पुष्टि की जाती है। माध्यमिक ग्रंथों को यदि हम उनका अध्ययन करें तो हमें इस बात का पता चलता है कि इसमें शून्यवाद की स्वतंत्र तर्कों के द्वारा पुष्टि की जाती है। मतलब उसको पहले कसा जाता है और फिर वो अगर खरा उतरे तो उसको स्वीकारा जाता है। माध्यमिक मत का मूल आधार द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति है। वो द्वंद्व के साथ इसको आगे बढ़ाता है। मतलब द्वंद्वात्मक तर्क जो होते हैं उसके साथ ये पद्धति आगे बढ़ती है। माध्यमिक दर्शन के अंतर्गत स्वलक्षण सत्ता ही ऐसा मर्मस्थल है जिसके आधार पर स्वातंत्रिक और प्रासंगिक माध्यमिकों का दर्शन एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रासंगिक और स्वातंत्रिक ये दोनों जो माध्यमिक हैं, इनका मत है वो अंतर्गत स्वलक्षण सत्ता, अंतर्गत जो स्वलक्षण सत्ता जो है, इसी के आधार पर यही एक ऐसा मर्म स्थल है कि जिसके आधार पर ये दोनों मत अलग हो जाते हैं। आचार्य भाव विवेक ये स्वातंत्रिक मत के आचार्य थे और आचार्य बुद्धपलित प्रासंगिक मत के प्रवर्तक आचार्य चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, दीपंकर श्रीज्ञान आदि मनीषियों ने बुद्ध पालित के मत का विकास किया है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा माध्यमिक दर्शन जो है वो आगे बढ़ा है। माध्यमिक दर्शन के जो मुख्य आचार्य रहे हैं नागार्जुन, इनकी जीवनी से जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी था। और यहां हमें रुकना भी होगा क्योंकि ये वक्त अभी पूरा होता है। तो अगली कड़ी में जब आपसे मिलेंगे तो हम माध्यमिक दार्शनिकों की इस परंपरा को और भी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो आचार्य रहे हैं उनकी जीवनी का कुछ हिस्सा भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।